यूएस का दुश्मन होना फिर भी ठीक है क्योंकि ईरान है। अगर आज ईरान की लड़ाई और यूएसए की लड़ाई हो रही है तो ईरान फिर भी कुछ लेके मरेगा उससे, कुछ तो उसका भला होगा क्योंकि वो दुश्मन है। लेकिन अगर आप यूएसए के दोस्त हैं तो आपके सर पे एक बाल नहीं बचेगा, आपके तन से कपड़ा भी नोच के ले जाएंगे। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल हमारी मैंगो फैमिली। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो मनी 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 से ताल्लुक रखता है। और आज की डेट में मनी किसको नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मनी मेकर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आज हमारी बात होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, जिस पे कि एज अ कैपिटलिस्ट नेशन वो कुछ भी काम करता है उसको किसी से के भले या बुरे से कोई नहीं लेना। वो जब वो काम करता है जहां उसके फायदे की बात हो। आज देखिए, रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, उसमें अमेरिका नेटो की तरफ से कूदा। बट क्यों कूदा? ये जब से स्टार्ट हुई है, आज तो स्टार्ट नहीं हुई। ये वॉर स्टार्ट हुई है ड्यूरिंग ओबामा। अब ओबामा के टाइम पे जब वॉर हुई थी तो नेटो ने यूएसए से मांगी हेल्प, क्योंकि सबसे बड़ा पैसे खर्चने वाला तो कंट्री यूएसए ही है। अब यूएसए अगर पैसे खर्चेगा तो कोई दानवीर करण तो नहीं है वो अगर 10 रुपए खर्चेगा तो उसके एवज में उसको 50 रुपए चाहिए होते हैं। अब एकदम सत्ता परिवर्तन हुआ और आ गए ट्रम्प। ट्रम्प जो कि एक पॉलिटिशियन नहीं है, एक टोटल बिजनेसमैन है, और उनका एक ही मतलब है कि मुझे डील करनी है। वो जहां भी घुसे वहां डील ही करनी है। पहला युद्ध जिसमें कि उन्होंने करेक्शन किया नेटो को कि अभी तक तो हम नेटो को हथियार दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन नेटो हमें रिटर्न में क्या दे रहा है? जो बनिया पॉलिसी होती है, बनिया बुद्धि। अब उन्होंने कहा कि नेटो को एक बात बताइए, ये लड़ाई हमारी तो है नहीं, हमारे बीच में तो एक समुद्र आता है। ये तो आपने बहुत स्टेटमेंट सुन ली होगी ना उनकी कि हमारे बीच में तो सी है, हमारे को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो अब ये लड़ाई यूरोप के डोर स्टेप्स पे है। तो अब जो भी मैं हथियार दूंगा, क्योंकि हथियार तो यूक्रेन चला रहा था, अगर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में नेटो नहीं कूदता या के फिर यूएसए नहीं कूदता तो यूक्रेन सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते या 2 महीने की मार थी रशिया के लिए। लेकिन आज वो लड़ाई चलते चलते 5 साल इसलिए हो गई क्योंकि पीछे से हथियारों की सप्लाई यूएसए कर रहा है, और यूएसए इसका खर्चा किस पे डाल रहा है? यूरोप पे। और लड़ाई कहां हो रही है? यूरोप में। अमेरिका की धरती पे एक बम नहीं पड़ा, और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर इस लड़ाई का है यूएसए। अब जब उन्होंने ये सोचा कि यार ये लड़ाई में अंधाधुंध पैसा चल रहा है, पैसा निकल के तो आ नहीं रहा, तो उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया जिसका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। अब जेलेंस्की से उन्होंने बोला, भाई हम तो तेरी हेल्प कर रहे हैं, अब तू हमें पैसे तो वापस कर। तो उसने कहा, ये लीजिए भाई साहब, मैं तो क्या दे सकता हूँ, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप मेरे रेयर अर्थ रिसोर्सेज ले लीजिए। वो रेयर अर्थ रिसोर्सेज जो ना किसी ने देखे, ना खोदे, ना हो। अब ये तो एक फ्यूचर की हो गई, फ्यूचर गारंटी। लेकिन आज की डेट में उन्होंने कहा, जो हथियार मैंने सप्लाई कर दिए, अब जो भी हथियार तुम्हें आएंगे उसका पैसा मैं नहीं दूंगा, उसका पैसा नेटो कंट्रीज देंगे, और नेटो कंट्रीज को मैं हथियार दूंगा, नेटो कंट्रीज आपको देंगे। देखिए, कर गया ना अपना फायदा। ये भी लड़ाई अमेरिका के घर पे नहीं है, घर से बाहर। अमेरिका जो भी लड़ाइयां लड़ता है अपने घर के आसपास नहीं लड़ता, कि उस लड़ाई की आंच उसके घर पे नहीं आनी चाहिए। अब दूसरी लड़ाई जो शुरू हुई मिडिल ईस्ट में, वो किसके कहने से शुरू हुई? इसराइल। इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट था, और कूदा कौन? यूएसए। प्रिटेक्स्ट क्या थी? न्यूक्लियर वेपन्स। फिर उसके बाद प्रिटेक्स्ट क्या हुई? रिजीम चेंज। फिर उसके बाद प्रिटेक्स्ट क्या हुई? भाई हमको फ्री स्टेट ऑफ हॉर्मोज करना है। अब देखिए कितनी तरह के कितने पायदान ये वॉर झेल चुकी है। ये तो आपको जो है सामने दिखता है, लेकिन पीठ के पीछे क्या है आज हम आपको वो बताएंगे। अब आ जाते हैं हम आपसे, ये लड़ाई किसकी है मिडिल ईस्ट में? लड़ाई है ऑयल की, लड़ाई है रिसोर्सेज की, लड़ाई है एनर्जी सिक्योरिटी की। आज की डेट में वर्ल्ड के जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उस पर सबसे बड़ा हिस्सा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 48 to 50% का रिसोर्सेज पे कंट्रोल और ओरिजिन को लेके चलते हैं। अब दूसरा कंट्री आ जाइए, यहाँ तो लड़ाई छिड़ गई, यहाँ तो अस्त व्यस्त है मामला। तो क्या है, 48 से 50% का जो एनर्जी नीड्स है वर्ल्ड के रिसोर्सेज की, वो ठप हो गई। अब वर्ल्ड चलना तो बंद नहीं कर देगा, वर्ल्ड तो चलेगा। अब ऐसे में आता है यूएसए, जिसने कि एक शॉर्ट सा ऑपरेशन किया। किस पे? वेनेजुएला पे। वेनेजुएला में हद से ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। अब ये वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स और अमेरिका के ऑयल रिजर्व्स मिलके पूरे वर्ल्ड का 22% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये तो हम परसेंटेज में आपको बता रहे हैं।
और तीसरा एक है इंपॉर्टेंट कंट्री जो है रशिया। रशिया अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5% ऑफ ऑयल रिजर्व्स और एनर्जी रिजर्व्स को कंट्रोल करता है। अब ये तो 3 मोटे प्लेयर हो गए। अब जब लड़ाई मिडल ईस्ट में पहुंच गई, 48 से 50% के रिजर्व को बट्टा लग गया। ऐसे में जब ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो बहुत सारे कंट्रीज ने, जैसे चाइना जो कि मेन एनर्जी नीड्स का नंबर 1 रिसोर्स कंट्रीब्यूटर है, मित्रों रशिया जो लड़ाई में था उसको फंड चाहिए थे। अब ऐसे में रशिया हमको ऑयल सप्लाई कर रहा था, किसमें? रुपए में। और वो चाइना को ऑयल सप्लाई कर रहा था किसमें? युआन में। अब ये चीज यूएसए के गले के नीचे से कैसे उतरेगी? क्यों? क्योंकि आज तक की डेट में मिडिल ईस्ट का जितना ऑयल जाता है या जहां का ऑयल जाता है उस पर हेजेमनी किसकी है? डॉलर्स। ये सारा तेल डॉलरों में बिकता है, तभी डॉलर बहुत मजबूत रहता है। हम 2 कंट्रीज मिलके और भी छोटे छोटे कंट्रीज मिलके अपनी करेंसी में डील करना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि यार ये इसके डॉलर की हेजेमनी को थोड़ा सा चैलेंज किया जाए। इस लड़ाई ने मिडिल ईस्ट में बहुत सारी इक्वेशंस चेंज कर दी, क्योंकि एनर्जी नीड्स बहुत स्ट्रांग रहती हैं और खासकर डेवलपिंग नेशंस की। चाइना जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इकोनॉमी है, उसके लिए एनर्जी नीड्स सर्वोपरि है। भारत जो कि एक टेक सेवी है, एक आईटी जनरेटेड इकोनॉमी है और मैन्युफैक्चरिंग में भी जा रही है, उसको भी एनर्जी नीड्स की जरूरत है। तो अब क्या किया देखिए, फिर लड़ाई यूएस ने अपने घर से बाहर ले गया। अब ये 48-50% पे इसने तो गर्दन घोट दी उसकी। अब लोगों को तेल तो चाहिए, लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी भी चाहिए। अब वो कहाँ से लेंगे? बताया था ना आपको, 22% ऑयल रिजर्व और एनर्जी रिजर्व्स यूएसए और वेनेजुएला के हैं। उसने वेनेजुएला पे अटैक किया, वेनेजुएला में अपनी यूएस की कंपनीज घुसाई और इंडिया आज की डेट में 3rd लार्जेस्ट परचेजर है वेनेजुएला से ऑयल नीड्स या एनर्जी नीड्स का। क्या किया उसने अपना डॉलर यहाँ घुसा दिया और बोलता है आप रशिया से तेल मत लो, क्योंकि रशिया से आप तेल लोगे तो रुपए में लोगे, यहाँ पे वेनेजुएला से अगर तेल लोगे तो डॉलर से लोगे। क्या हुआ? यहाँ भी उसका काम मजबूत हो गया। और ऊपर से अगर यहाँ पे ही यूएस चुप हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन टैरिफ का मार। आज की डेट में जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, अंडर आर्टिकल 301A ऑफ यूएसए ट्रेड एक्ट 1974, 301 में फोर्स लेबर करके उन्होंने आपके सर में एक और सांप डाल दिया आपके गले में, ये कह के कि आप फोर्स लेबर करते हैं इसलिए और आपके यहाँ रूल्स भी नहीं है तो हम आप पे 12.5% का टैरिफ लगाएंगे। चलिए ठीक है, लगा लीजिए। जब 50% कर लिया था तब भी हम कुछ नहीं बोले थे। अब जो अभी टैरिफ चल रहे हैं जो 18 जुलाई तक है और जो हम बात कर रहे हैं उनसे ट्रेड एग्रीमेंट की, उसमें एक मोटा जो रेशियो आ रहा है वो 18% का है। अब आज उनके नेगोशिएटर्स हमारे साथ बैठ के वो ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि यूएस अपना इंटरेस्ट देखता है। आज की डेट में उसको हमसे चिढ़ क्यों मच रही है कि हम अपना इंटरेस्ट देखना शुरू कर रहे हैं, हम उसके इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे। तो अब आप ये सोच लीजिए कि यूएस का दुश्मन होना फिर भी ठीक है, जो कि ईरान है। अगर आज ईरान की लड़ाई और यूएसए की लड़ाई हो रही है तो ईरान फिर भी कुछ लेके मरेगा उससे, कुछ तो उसका भला होगा, क्योंकि वो दुश्मन है। लेकिन अगर आप यूएसए के दोस्त हैं तो आपके सर पे एक बाल नहीं बचेगा, आपके तन से कपड़ा भी नोच के ले जाएंगे। अब आपको समझ में आया कि राष्ट्रहित में हमको ये काम करना चाहिए और ये सरकार राष्ट्रहित में ही काम कर रही है। फिर भी एक और नए टॉपिक के साथ हम फिर दोबारा उपस्थित होंगे आपके साथ अगले सप्ताह। तब तक के लिए इस मैंगो मैन यानी कि कॉमन मैन को दीजिए इजाजत। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।